अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडियन फॉरेक्स रिज़र्व और पाकिस्तानी फॉरेक्स रिज़र्व के हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। तो सर ये बताएं कि फॉरेक्स रिज़र्व पाकिस्तान का जो है वो 13 बिलियन डॉलर्स का है और अगर बात की जाए इंडिया की तो वो 650 बिलियन डॉलर्स का है। तो क्या वजह नज़र आ रही है कि आज़ादी के 70 सालों के बाद भी पाकिस्तान इस चीज़ को स्टेबल नहीं कर पाया? बेसिकली ये जो मेन बात है ना कि पाकिस्तान में 70 साल की आज़ादी में तो बेसिकली हमारी जो हुकूमतें और जो हमारे हुक्मरान कहते रहे हैं कि उसमें 30-40 साल तो कहते हैं आर्मी खा गई और हमें तो मौका ही कम मिला है। और जिनको मौका मिला है उन्होंने माशाल्लाह से अपना जो एक्सचेंज रेट तो बेहतर किया, लेकिन मुल्क का एक्सचेंज रेट कभी भी बेहतर नहीं किया। और इंडिया के साथ अगर हम अपना डिफरेंस देखें तो उसमें मेन वजह यह है कि इंडिया क्योंकि यहूदी लॉबी को एक्सेप्ट करता है, इसराइल को एक्सेप्ट करता है, तो बीइंग अ मुस्लिम हम उसको कर नहीं सकते। ये हमारी कुछ अपनी रिजर्वेशंस हैं, इसमें हम इसलिए हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते अपने साथ। और हमारे पास भी अच्छी टीम्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल में कि काम करने की ज़रूरत है। हम कर सकते हैं, हमें इतना मायूस नहीं होना चाहिए कि हम इसराइल के बिना अपना कुछ भी नहीं कर सकते, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कि जो 70 साल हैं उसमें एक मिसमैनेजमेंट्स भी हुई हैं। पावर ऑफ जो है मेन जो पावर्स थी उसको भी सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, उसको फोकस नहीं किया गया। हम डोमेस्टिकली उस पर काम करते रहे, इंटरनेशनली किसी ने काम नहीं किया। हमारे वज़ीर भी आते रहे, हमारे कुछ वज़ीरों को तो माशाल्लाह से वहाँ पे जाके बोलना भी नहीं आता कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर सकें। देखें जी, इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है और दुनिया में उसकी आईटी के एक्सपोर्ट्स, मैन पावर उसकी पाकिस्तान से ज़्यादा यूएई में और बाकी कंट्रीज़ में हैं। वहाँ के उनके फॉरेन रिजर्व्स आते हैं, आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं, इवन के वो फार्मास्यूटिकल में और बहुत सारी एशिया में वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो फॉरेन रिजर्व उनका हमसे ज़्यादा है, डेफिनेटली है, होगा। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स नहीं है, तो इस वजह से आपका फॉरेन रिजर्व कम है और आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। ये आपसी लड़ाई बहुत ज़्यादा है ना। अगर मुझे लगता है कि भाई मेट्रो अगर तो नून लीग बना रही है तो मेट्रो बुरी है, मगर जब मैं हुकूमत में आता हूँ पीटीआई, तो मैं कहता हूँ जी मेट्रो गुड है। जब हमें आपस की लड़ाई को छोड़ के सिर्फ मुल्क के फ़ायदे पे बात करेंगे तो हम तरक्की भी ज़्यादा कर सकते हैं और हम आगे भी ज़्यादा जा सकते हैं ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मोटरवे इसने बना दिया तो इसको रुकवा दो। अगर आप देखें तो मोदी सरकार को आज तीसरी हुकूमत हो गई है, तो कॉन्टीन्यूसली एक टाइम मिला ना। एक ही बंदा है तो वो अपने प्रोजेक्ट कभी भी ख़राब नहीं करेगा, लेकिन हमारे यहाँ बार बार हुकूमत चेंज होगी तो बार बार एक वक्त वो था कि पाकिस्तान कर्जे दिया करता था, हमने वो दौर देखा है। पाकिस्तान कर्जे दिया करता था, लिया नहीं करता था। तो ये बड़ी चालाकी से डॉलर के जाल में पाकिस्तान को आईएमएफ के ज़रिए फंसाया गया। उनको इंडिया से किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनका। हमने अपनी करेंसी देखें, भट्टो का कारनामा है, उसकी कोशिश थी कि मैं आईएमएफ वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में लेकर आऊँ। उसमें शाह फैसल था, उसमें वो लीबिया का वो जो था कर्नल गद्दाफ़ी था, उसमें वो था ईरान का एक वो बादशाह था जो उसका नाम था। अच्छा, उनकी कोशिश थी। अभी उसने किया गया, अमेरिका ने शाह फैसल को भतीजे के हाथ से कत्ल करवा दिया। ईरान के अंदर तहरीक चली, वो भी फारग हो गया। पाकिस्तान के अंदर तहरीक चली, भट्टो को भी फारग करवा दिया गया। इन सब को कत्ल करवाने के बाद जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक है ये वो ले गई उसमें अमेरिका में, ठीक है। ये पाकिस्तान में आना था और इनकी प्लानिंग क्या थी कि पाकिस्तानी करेंसी, और जो अभी देखे ना कि ये किसके ऊपर राज कर रहे हैं, किस करेंसी के ऊपर ये राज कर रहे हैं, अरबों की करेंसी के ऊपर राज कर रहे हैं। मुसलमानों के वसाइल के ऊपर यहूदियों का कब्ज़ा है, उन्होंने बड़ी चालाकी से कब्ज़ा किया, सूद के ज़रिए कब्ज़ा किया है। तो जहाँ तक डॉलर का तल्लक है, मैं कहता हूँ कि इनको पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि देखें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिधर इशारा वो जगह गलत नहीं होती। आप इल्म हासिल करें चाहे आपको चीन जाना पड़े, ऐसे ही है ना। तो पाकिस्तान और चाइना मिलकर अगर अपनी करेंसी दुनिया में चलाना चाहें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इससे निकल सकते हैं हम, बशर्ते के हुक्मरानों की नीयत दुरुस्त हो। इनकी नीयतों में फ़ाल्ट है, जो भी आता है ना वो यहूदियों की मर्ज़ी से आता है, ठीक है ना। नवाज शरीफ का मैं इस नारे को इज़्ज़त देता हूँ कि कहता हूँ, वो ठीक कहता है वोट को इज़्ज़त दो। मैं कहता हूँ वोट को इज़्ज़त दो। आपको नहीं लगता कि वोट को इज़्ज़त दो मगर चोर को इज़्ज़त ना दो। चोर को लंदन भेज दें, उसको डाला जेल भेजने के बजाय, ठीक है। चोर को इज़्ज़त ना दें, वोट को इज़्ज़त दें। इलेक्शन चोरी होता है और नवाज शरीफ भी करता रहा है, जरदारी भी करता रहा है। और इस दफ़ा जो 2018 में इलेक्शन हुआ है, ये भी तरीके लबैक जो है काफ़ी सीटें ले चुकी थी, इसका इलेक्शन भी चोरी हुआ है। और ये
खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे ने ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान की नंबर 1 जमात जो है वो तरीक़े लब्बैक या रसूलुल्लाह है, क्योंकि नारा ही तरीक़े लब्बैक है तो फिर अल्लाह ही हुक्मरान देगा। इसमें मेन रीज़न तो ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनमें जो है ना वो यकजहती नहीं है। हर एक को जो है या तो अपनी कुर्सी से गर्ज़ है, या अपनी सियासत से गर्ज़ है, या अपने ख़ानदान की करप्शन बचाने से गर्ज़ है। अगर हम भी एक साथ इकट्ठे होकर मुल्क के बारे में सोचे तो इंशाअल्लाह ताला हम उनसे बहुत आगे निकल सकते हैं। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान और इंडिया जो से हैं वो इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, कोई थोड़ा ही 1 साल का फ़र्क है। और ये है कि जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी तो इतनी अच्छी है, लेकिन जिस तरह पहले आप बता रहे हैं कि हमने आपको बताया कि जो आर्मी की इन्वॉल्वमेंट जो सी थी, वो जो मार्शल लॉ इतने ज़्यादा लगे हैं अयूब खान के दौर में, जनरल ज़िया उल हक के दौर में, फिर मुशर्रफ ने एमरजेंसी नाफिज कर दी थी, उसमें पाकिस्तानी जो है इकॉनमी वो काफ़ी नीचे गई है। उस वजह से पाकिस्तान जो है स्टेबल नहीं हो सका, क्योंकि दूसरे अरब ममालिक में भी और दूसरे ममालिक में भी जहाँ पे ये आर्मी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं समझा जाता, जिस वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आती, क्योंकि क्या कहते हैं डेमोक्रेसी को हर तरफ, जमहूरियत को हर तरफ अच्छा समझा जाता है। तो मुझे लगता है कि यही वजह है जिस वजह से इंडिया जो है वो आगे है और पाकिस्तान थोड़ा पीछे है। जी, इसकी मेन जो रीज़न है ना वो नंबर 1 करप्शन, नंबर 2 एक्सपोर्ट बहुत कम है पाकिस्तान की, और नंबर 3 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मेरे ख्याल में ये 3 मेजर रीज़न्स हैं आपके जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो इस लेवल के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं कंपैरेटिवली इंडिया के। देखिए, इसमें सबसे पहले गलतियां तो कुछ हमारी भी हैं, कुछ हुकूमत की है, कुछ हमारे लोगों की गलतियां हैं कि हुकूमत ने पहले जो है वो इस तरफ मतलब ध्यान नहीं दिया। अभी भी हम लोगों का कोई अगर हुक्मरान किसी एक ममालिक से ताल्लुक़ बेहतर करना चाहता है तो दूसरा हुक्मरान आके उसको ताल्लुक़ को उधर ही रोक देता है, किसी और मुल्क से ताल्लुक़ बेहतर करता है। तो हम लोग किसी भी एक मुल्क के साथ चल के अपनी उसको जो है वो फॉरेक्स रिटर्न को बेहतर नहीं कर पा रहे। जैसे चाइना के साथ था, चाइना के साथ एक वक्त के बाद रुक गए, तुर्की के साथ हुआ, फिर एक वक्त के बाद रुक गए, अमेरिका के साथ अब हो रहा है। शायद अगली हुकूमत अमेरिका के साथ उस तरह सपोर्ट ना करे। और तो हम लोगों का भी लगता है कि हम लोग भी यहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पैसा नहीं कमा रहे, बाहर पैसा कमा रहे हैं और बाहर ही सेव किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं हो रहा, पाकिस्तान से इन्वेस्ट नहीं हो रहा, पाकिस्तान के लिए इन्वेस्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ हुकूमत को, हम लोगों को ख़ुद सोचना चाहिए। हम लोग ही बेहतरी कर सकते हैं, लेकिन शायद हम लोग ही इस तरफ जो है वो बेहतरी चाहते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रहे। तो हुकूमत और हमारी मुश्तरका जो है वो गलती हैं। एक बात तो ये है कि इंडिया का अभी आपने बताया कि $575 बिलियन का जो है वो रिज़र्व है। तो इंडिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है। इंडिया में 24 सूबे हैं और इंडिया के कई ऐसे रीजन्स हैं, कई ऐसे वो हैं इलाके हैं जो पाकिस्तान से रकबे में भी बड़े हैं। तो इंडिया से हमारा कंपैरिजन उस तरह से नहीं बनता। इंडिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है और हमारे रिज़र्व्स जो है ना वो इस वक्त कल मैं कहीं पढ़ रहा था 21 बिलियन डॉलर्स को टच कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 21 बिलियन डॉलर्स को टच कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या वजह है कि आपके फॉरेन रिज़र्व्स जो हैं कभी वो 13 बिलियन पे आ जाते हैं, कभी 12 पे आ जाते हैं, कभी 14 पे चले जाते हैं, कभी 16। इस तरह से क्यों होता है? इस तरह से यूँ होता है कि हमारी इकॉनमी में ब्लैक मार्केट का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि हम ब्लैक मार्केट को रजिस्टर्ड मार्केट में लेकर आएँ, लोगों को अवेयर करें कि देखें टैक्स देना आपकी ज़िम्मेदारी है और ये जो ब्लैक मार्केट है इसको डिस्करेज करना चाहिए बीइंग पाकिस्तानी पैट्रियट। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपका यहाँ से डॉलर फ्लाई करता है, मेल्ट आउट होता है, लीक होता है, इस पे कानून साजी की ज़रूरत है कि आपके मुल्क से हुंडी, हवाला और ये वो इस तरह के काम क्यों होते हैं। अब आप इंडिया की बात कर रही हैं, इंडिया में एक बैंक ओनर की जेब में से $500 निकल आए, उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं बिकॉज उसका काम ही नहीं है डॉलर जेब में लेकर फिरना चलना। फॉरेनर है, फ़ाइन, उसका एक पासपोर्ट है, उसके पासपोर्ट पर एक लिमिट है, उससे ज़्यादा डॉलर्स होंगे तो वो उसे भी पूछेगा। तो हमारे यहाँ पे मैं समझता हूँ कानून साजी की ज़रूरत है कि आप यहाँ इसको थोड़ा सा केटर करें, लुक आफ्टर करें कि पाकिस्तान से पैसा क्यों हुंडी, हवाला और ये इस तरह से बाहर जाता है, पाकिस्तान में लोग टैक्स क्यों नहीं देते। ये एक माइंडसेट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। इस तरह से चेंज होगा कि जब मुझे, आपको, हम सब जो कोई कारोबार में है, कोई नौकरी में है, कोई तिजारत में है, कोई एग्रीकल्चर में है, उसको ये पता चलेगा ना कि मेरा पैसा सही जगह पर इस्तेमाल होगा। मेरे पैसे से दुनिया में कहीं फ्लैट्स और कहीं पर आइलैंड्स और कहीं पर
प्रॉपर्टीज़ नहीं ख़रीदी जाएंगी, मेरा पैसा मेरे पे यूज़ होगा। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में आपके ये जो डॉलर की डेफिशिएंसी है, ये जो फुकदान है, जो यहाँ से पाकिस्तान से लोग पैसे बाहर भेज देते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा और आपके फॉरेन रिजर्व्स काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। अच्छा सर, देखें कि कोविड की सिचुएशन है, कोरोना की सिचुएशन है, इसके बावजूद इंडिया के मुल्क में अब ऐसी पॉलिसीज़ वो तश्कील दे रहे हैं जिससे उनके फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ रहे हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जिनसे उनकी फॉरेक्स रिज़र्व में बेहतरी आ सके? एक तरीका हो सकता है वो जो मैंने आपको बताया है, मगर इसराइल को तस्लीम करने से अगर ये इजाफा होता है या सूद से कर्ज़ा लेने के में पाकिस्तान के उसमें इजाफा होता है तो फिर हम रोज़ा रख लेंगे। हमें ये रिज़र्व नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान और पहले मैंने जैसे अर्ज़ किया, पाकिस्तान और चाइना मिलकर ना अपनी करेंसी को ऊपर लेकर आएँ, ठीक है ना, अपनी करेंसी चलाएं। तो इसमें जो है ना कोई शक की बात नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला हम निकल सकते हैं। जब अल्लाह की मदद साथ होगी तो हम करेंगे, बशर्ते कि नीयत दुरुस्त हो और पूरी कौम जो है नमाज़ें पढ़ के, जैसे पहले कोरोना में जो दुआएं करती थी, अज़ानें दी लोगों ने और अल्लाह ने हमारे से अज़ाब डाल दिया। जब अज़ाब टल गया तो हम फिर अपनी हरकतों पर आ गए। इसी तरह नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह तौबा करें, अल्लाह से मांगें, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। ये बात तो आपकी बजाय है कि अल्लाह से मांगें, लेकिन देखें कि हरकत में बरकत है, ये बात तो हमारे कुरान पाक में भी है। तो अब देखें इंडिया में वो अभी भी हरकत जारी है, मेड इन इंडिया में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पे काम हो रहा है। इधर उधर की जो चीज़ें हैं वो बाहर जाती हैं सेल होने के लिए, और हम लोग ख़रीदते आने वाले वक्त में, जैसे अब वहाँ पे स्मार्टफोन बन रहे हैं, आईफोन बन रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान ये सब क्यों नहीं कर? ये पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर इतना हुनर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सर गलती कहाँ पे हो रही? गलती यहाँ पे हो रही है कि रोड करप्शन बहुत है। हमारी इंडस्ट्री क्यों डूब रही है? हमारी चीज़ें स्मगलिंग होके आती हैं। ये जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये जो इधर उधर जो लोगों ऑफिसर लगते हैं, ये करोड़ों रुपया रिश्वत दे के लगते हैं। बेटा आपको पता नहीं है, ये करोड़ों रुपया रिश्वतें देकर तो अपना जो है ना बॉर्डरों के ऊपर वो लोग जो अपना चेंज करवाते हैं। रोड करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप बसों के ऊपर देखें, वहाँ से ताले आते हैं, चीज़ें आती हैं, कपड़ा आता है। क्या हमारे पास टेक्सटाइल नहीं है कि नहीं? एक वक्त वो था दुनिया की नंबर 1 पाकिस्तान टेक्सटाइल थी। सर ये हमारी आवाम ही है जो इनको मौका दे रही है बार बार आने का। मैं आवाम से सिर्फ एक अपील करता हूँ, खुदा के लिए बिरयानी की प्लेट और कीमे वाले नान पे अपना ईमान ना बेचें, ईमानदार लोगों को वोट दें। तो आपकी नज़र में ईमानदार कौन? ईमानदार वही हैं जो जिनके सीने में कुरान है, और मेरी नज़र में कोई नहीं है। देखिए अभी फजल रहमान के अलावा, ये फिर मैं कहूँगा फजल रहमान के अलावा, उसका नाम भी फजल रहमान नहीं होना चाहिए, ना मौलाना होना चाहिए, वो पता नहीं क्या है चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम भी करना चाहिए, और इतना काम नहीं हो रहा जैसे कि आप कह रही हो। कहीं ना कहीं मैं इसमें भी अग्री करती हूँ कि उतना काम नहीं हो रहा, उतना पॉलिसीज़ पे जो कहते हैं ना एफ़र्ट नहीं हो रही, जितना एक दूसरे की टांग खींचने पे एफ़र्ट हो रही है। अगर यही हम जो है एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा फॉरेक्स पे काम करें, हमारी पॉलिसीज़ पे काम करें, तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। देखें हमारे तो यहाँ कोविड को लेके उस तरह इकदाम ही नहीं किया जा रहे। जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन लग गया स्कूल में सिर्फ, और बाकी आप यहाँ भी फिर रहे हैं, यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो SOPs का उस तरह ख्याल नहीं कर पा रहे। तो बहुत सी सिचुएशंस में गवर्नमेंट नहीं उस तरह ध्यान दे रही। बाकी अगर देखें तो जैसे आपने कहा कि मेड इन पाकिस्तान चीज़ें जो हैं उन पर उस तरह नहीं कमाई की जा रही, या उस तरह उसका जो पैसा है वो पाकिस्तान पर इन्वेस्ट नहीं हो रहा। मेरे बहुत से दोस्त बलोचिस्तान से हैं, हत्ता कि बलोचिस्तान में गैस है, मुख्तलिफ मादनी ज़राए हैं, लेकिन वहाँ उनको वो मैसर नहीं है। हालांकि हम पूरी दुनिया को ये चीज़ें बेचते हैं, फल हो गए, हमारे ड्राई फ्रूट हो गए, वो हम बाहर बेचते हैं। तो कुछ अंदर ही कुछ मिले ऐसे अनासिर हैं कि जो नहीं चाहते तरक्की हो, और वो जो हैं वो मतलब रूलर हैं और राज कर रहे हैं, और हम ना उनको कुछ कह सकते हैं, ना कानून उनको कुछ कह सकता है, ना लोग उनको कुछ कह सकते हैं। और वो जो हैं बस अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं, लोगों को दबाया हुआ है, और उनके घर भर रहे हैं। पाकिस्तान भर रहा है, और ना हमारे जो हैं हम लोग इसमें तरक्की कर पा रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिया में चूँकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं। पाकिस्तान में ऐसा है ही नहीं। कोई गवर्नमेंट देख लें आप, कोई गवर्नमेंट अपना 5 साल पूरे कर ही नहीं सकी। सिर्फ पिछली 2 गवर्नमेंट्स ने टेन्योर पूरा किया, और वो भी तकरीबन बस इंस्टेबिलिटी ही रही है उन 10 सालों में भी। पहले टेररिज्म था, और उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है नवाज शरीफ के दौर में।
करंट सिनेरियो में तो किसी भी कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स है वो नहीं बढ़ रही, इवन के इंडिया के भी एक्सपोर्ट्स हैं वो कह लें फ्रीजिंग पॉइंट पे ही हैं। जब तक आपकी इकॉनमी या आपका लॉकडाउन ओपन नहीं होता तब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स या आपके मैन्युफैक्चरिंग एरिया उसको ओपन नहीं कर सकते। लिमिटेड ऑपरेशन के साथ पूरी दुनिया में काम हो रहा है। जैसे ही इकॉनमी पूरी दुनिया की ग्रो करेगी डेफिनेटली तमाम कंट्रीज़ वो उसके साथ ही ग्रो होगा। देखिए हमारे पास ना शुरू से प्लान भी होता ही नहीं है, हम एट द टाइम क्रिएट करते हैं। हमारा अलमिया ये है, हमें पहले से प्रिपेयर होना ही नहीं पड़ता। हमें जब हमारे सर पे आ जाती है तो हम सब कुछ करने लग जाते हैं। तो हमें जब जो लास्ट सेगमेंट गुजरा है हमारा कोविड का, उसमें हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए था कि नेक्स्ट इसका जो सीज़न आ रहा है, यानी कि जो ये अब दोबारा से ये हाइप क्रिएट हो रही है, इसमें से हमें पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाना ही चाहिए था कि हमें कुछ करना है और हमने अपने आप को कैसे बेहतर करना है। तो हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थे, तो हम एट द स्पॉट डिसीजंस लेते हैं, ये जो कि बड़े नुकसानदेह होते हैं। तो हमारे पास कोई प्लान्स नहीं होते, तो प्लान्स के साथ चलेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह निगहबान।